हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत है हमारे प्रीकेस क्रैश कोर्स में। और आज प्रीकेस क्रैश कोर्स के अंतर्गत आपको पॉलिटी का तीसरा वीडियो दिया जा रहा है और जिसके अंतर्गत कल के जो लेक्चर है उससे आगे की चीज़ें इसमें आगे बढ़ाई जाएगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये क्रैश कोर्स एकदम आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो भी वीडियो आप इसके साथ देखते हो आपसे रिक्वेस्ट है घटना चक्र में मैडम के द्वारा जो टॉपिक क्लियर करवाया गया उसके प्रीवियस के क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करो ताकि आपकी प्री एकदम मजबूती के साथ हो, आपका रिवीजन हो और एप्लीकेशन पार्ट हो। तो आप सभी से यही निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप सभी से निवेदन है कि उनको पूछें, कमेंट के माध्यम से पूछें, क्लियर नहीं हो तो पूछें। और आपको जो भी नोट्स दिए गए हैं प्री के क्रैश कोर्स के लिए स्पेशली इसमें उन्हीं टॉपिकों को सिलेक्ट किया गया है जो प्री के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि उन वीडियोज़ को आप देखें और अच्छे से इस वीडियो को अंत तक देखें, यूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक इसके सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और इसका अच्छे से यूज करें। तो आप सभी से निवेदन है कि अंत तक इस वीडियो को देखें। तो हम जो पॉलिटी का डिस्कशन कर रहे थे उसमें हमने अभी 1892 तक के एक्ट के बारे में देखा। अब हम 1909 के एक्ट पे देखेंगे। लेकिन 1909 के एक्ट को देखते टाइम थोड़ा सा कुछ चीज़ें 1909 में क्या घटित हुई, 1909 की सिचुएशन आपको पूरी पता होनी चाहिए। उससे पहले भारत में क्या हुआ था ये थोड़ा सा देख लेना, बाकी फैक्ट है वो तो आपको बता दी जाएंगे। पहली सिचुएशन ये थी कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, एक तो भारत में घटना हुई। 1900 अगर हम बात करें 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, मुस्लिम लीग का गठन हुआ 1906 में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। ये तीन जो विभाजन हुए, विभाजन कांग्रेस का क्या हुआ था, विभाजन हुआ 1907 में कांग्रेस का, एक तो था उदारवादी और उग्रवादी। तो उग्रवादी ब्रिटिश विरोधी ज़्यादा थे तो ब्रिटिश सरकार इनको दबाना चाहती थी पूरी तरह, इसलिए उदारवादियों को आगे बढ़ाना चाहती थी और इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर वो उदारवादियों को कुछ छोटे मोटे लालच देकर के इस एक्ट में शामिल करेगी, उनको कुछ शामिल देगी, उनको कुछ लोभ लालच देगी। तो इस एक्ट में वो प्रोविजन आपको दिखाई देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो भी एक्ट पढ़ो उसकी थोड़ी सिचुएशन बैकग्राउंड एक बार देख लेना। तो इस एक्ट को पहली बात तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। लॉर्ड मार्ले इनके भारत के राज्य सचिव थे, यानी कि ये एक तरह से इनकी मंत्रिपरिषद के सचिव थे। और जो मिंटो है इनके वायसराय थे उस टाइम। तो इन्हीं के दौर में ये एक्ट आया था। तो इसमें क्या क्या प्रोविजन थे मुख्य रूप से वो देखते हैं। सबसे पहला प्रोविजन था, आपको पता है, दो विधान परिषदें थी, एक तो थी केंद्रीय विधान परिषद और एक थी प्रांतीय। तो केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद है, इनके आकार में थोड़ी इनकी सदस्य संख्या में वृद्धि की गई थी। सबसे बड़ी बात तो ये है। और केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या पहले 16 थी, उसको बढ़ा करके इन्होंने 60 कर दी। दो इंपॉर्टेंट, सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी, केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद। तो केंद्रीय में पहले 16 थी, उसको 60 कर दिया। और प्रांतीय विधान परिषद है तो अलग अलग थे, आपको पता है, हर प्रांत में, चाहे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत हुआ, चाहे बंगाल प्रांत हुआ, सिंध प्रांत था, तो हर प्रांत में उनकी जनसंख्या के आधार पर अलग अलग संख्या में सीटें बढ़ाई गई थी। तो इस आधार पर एक तो ये महत्वपूर्ण प्रोविजन है कि इनकी संख्या बढ़ाई गई थी। दूसरा इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन आएगा वो तो आपको पता है कि जो केंद्रीय परिषद है उसमें सरकारी बहुमत को बनाए रखा। यानी सरकारी बहुमत का मतलब है कि जो उनके वेटरन के ही लोग थे, वेटरन की जो सदस्य उनके द्वारा चुने गए लोग थे, और गैर सरकारी जो भारतीय थे, कह सकते हैं उनको भारतीय सदस्य, तो गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत अभी भी नहीं था। केंद्रीय विधान परिषद में अभी भी सरकारी बहुमत था, जबकि प्रांतीय विधान परिषद, ध्यान रखना, प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी बहुमत को बढ़ा दिया गया। यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या ज़्यादा बढ़ा दी, और इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या सरकारी सदस्यों से ज़्यादा हो गई थी। कहाँ पर, प्रांतों में। ये ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ये दिखावे के तौर पर जब कांग्रेस के उदारवादियों का प्रभाव भारत में बढ़ रहा था तो उनको कुछ लालच देने के लिए इन्होंने उनको सीमित लेवल पर भारत इसमें भागीदारी कर ली, कि उनको सीमित लेवल पर भागीदार कर लिया ताकि कोई बड़ा विद्रोह ना हो, उनको कोई सहयोगी मिल जाए। तो इस आधार पर इन्होंने निचले स्तर पर जो ऐसे पद ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे प्रांतों के, क्योंकि प्रांतों पर अभी तक कंट्रोल है, वो केंद्रीय विधानसभा का, केंद्रीय क्षेत्र पर वायसराय का रहता था। प्रांतों के गवर्नरों की शक्तियाँ थोड़ी सीमित थी। तो प्रांतीय विधान परिषद की सदस्यों की संख्या में ज़्यादा भागीदारी गैर सरकारी सदस्यों को बढ़ा दिया गया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात यह है कि इसमें थोड़ी बहुत जो विधान परिषद को जो शक्तियाँ दी गई थी उनको थोड़ा दायरा बढ़ा दिया। पहले ये था कि नॉर्मली वो बजट पर बात कर सकती थी, अब क्या करता है, वो अनुपूरक प्रश्नों को पूछ सकते हैं।
अब तो प्रश्न का भी डिस्कशन इसके माध्यम से किया जा सकता था। यानी कि कुल मिलाकर के जो विधान परिषद हैं उनकी शक्तियाँ धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा इस एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम पार्ट देखें तो एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट था इसका, उस पार्ट को बोलेंगे हम कि इसमें मुस्लिम लीग के मांग के बाद, इस एक्ट के अंतर्गत मुस्लिम लीग के मांग के बाद सांप्रदायिक रूप में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की बात की गई थी। मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं? 2 क्षेत्र होते हैं, एक होते हैं संयुक्त निर्वाचन और एक होती है पृथक निर्वाचन। संयुक्त निर्वाचन की अगर मैं बात करूं तो संयुक्त निर्वाचन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप सभी लोग शामिल होते हैं, लेकिन जो अगर कोई मिनोरिटी वर्ग के माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी को क्या करते हैं, कुछ रिजर्वेशन दे दी जाती है। जैसे अगर आज के टाइम में हम देखें तो ST SC को रिजर्वेशन दिया जाता है, तो ST SC को जैसे सीटों में रिजर्वेशन दिया जाता है, तो ST SC के उन लोगों को सारे सदस्य चुनते हैं जो उस क्षेत्र की प्रेसिडेंसी में आते हैं, मतदाता। जबकि पृथक निर्वाचिका में वो सीट जिस क्षेत्र की जिसके लिए अलॉट होगी उसी के लोग वोटिंग करेंगे बस। तो ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस था, तो इनसे सेपरेशन हो जाता था। तो पृथक निर्वाचिका में थोड़ी सी दिक्कतें थी। तो पहली बार मुस्लिम लीग के मांग के बाद अंग्रेज़ों ने 1909 में पृथक निर्वाचिका की शुरुआत की गई थी, जो केवल मुस्लिम मतदाता तक ही सीमित थी। और इसीलिए इसमें जो देने वाला था लॉर्ड मिंटो, उसको सांप्रदायिकता का भी जनक बोला जाता है। जो लॉर्ड मिंटो है, इस लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक बोला जाता है। इसका रीज़न क्यों है? क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर इसने वोटिंग की बात कर दी कि यानी कि मुसलमानों को केवल, मुसलमान प्रतिनिधियों को केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट करेंगे। इसलिए इसके अलावा इसमें एक प्रोविज़न और किया गया था कि इसमें अधिनियम में पहली बार, देखो अभी तक तो धीरे धीरे भारतीयों को जो शामिल किया जा रहा था वो केवल विधायिका में शामिल किया जा रहा था। इसमें पहली बार जो गवर्नर के नेतृत्व में, जो वायसराय के नेतृत्व में जो कार्यकारी परिषद होती थी, कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय को शामिल किया गया था। ध्यान रखना, कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया था। और इसमें पहले सदस्य थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद पहले सदस्य थे जो वायसराय की कार्यपालिका में शामिल हुए थे। तो ध्यान रखना, एक होती है विधायिका और एक होती है कार्यपालिका। तो विधायिका है उसके सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी, है ना। और जो इसमें केंद्रीय विधायिका है उसमें अभी भी गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत नहीं था, जबकि प्रांतीय विधायक परिषद है उसमें गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत था। तो इस एक्ट के मेन प्रोविजन ये है, इनको जरूर ध्यान रखना कि एक तो सदस्य संख्या बढ़ाना, एक प्रश्न पूछने वाली क्षमता है वो बढ़ाई जानी चाहिए, एक पृथक निर्वाचिका केवल मुसलमानों के लिए दी गई थी वो इसमें दी गई थी, और साथ ही पहली बार गवर्नर की कार्यकारी में भारतीय को शामिल किया गया था। और वो कौन से भारतीय थे? वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे जो पहली बार गवर्नर की कार्यपालिका में सदस्य हुए और वो विधि मंत्री बने, यानी कि विधि सदस्य बने। उसको क्या बनाया गया था? विधि सदस्य। तो ये इस एक्ट की सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद आपको पता है काफ़ी इंसिडेंट घटनाएं घटित होती है, और प्रथम विश्व युद्ध होता है, और मतलब गांधी जी का आगमन होता है, और काफ़ी चीज़ें होती हैं। उसके उन्हीं परिस्थितियों के मद्देनज़र 1919 का एक्ट आता है। इस 1919 के एक्ट की अगर हम बात करें तो इसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1919। देखो इस दौरान ब्रिटेन का एक चीज़ आप देखने मिलेगी, ब्रिटिश संसद ये काम करेगी इसमें कि देखो भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध में काफ़ी सहयोग दिया, गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, काफ़ी अन्य युवा भी इसमें आंदोलन में शामिल हो गए थे, और इस स्थिति के मद्देनज़र उनका टारगेट ये था कि कैसे भी करके भारतीय आंदोलन को सीमित किया, इसलिए सीमित लेवल पर, निचले स्तर पर भारतीयों की भागीदारी को ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, और जो प्रांतीय विधान परिषद है उनको थोड़ी स्वायत्ता ज़्यादा दी जाएगी, क्योंकि चूंकि भारतीयों को भी ज़्यादातर शामिल किया जा रहा था वो प्रांतीय विधान परिषदों में शामिल किया जा रहा था। तो प्रांतीय विधान परिषदों की उनकी स्वायत्ता को लेकर के भारतीयों ने मांग करी, और उस अनुरूप अंग्रेजों ने सीमित लेवल पर, ब्रिटिश सरकार के द्वारा सीमित लेवल पर प्रांतीय जो विधान परिषद है उनको स्वायत्ता इस एक्ट के अंतर्गत दी जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजन इस एक्ट के अंतर्गत होंगे जो प्रांतीय विधान परिषद की स्वायत्ता की मांग करेंगे। अगर उसमें हम पहले में आप देख सकते हैं, पहला जो प्रोविजन था उसमें यह था कि केंद्रीय एवं प्रांतीय जो विषय थे उनको डिवाइडेशन कर दिया कि केंद्र के अलग विषय होंगे और प्रांत के अलग अलग विषय होंगे। उनकी सूची तैयार करी तो उनको क्या कर दिया, विषय को पृथक कर दिया गया था ताकि केंद्र का नियंत्रण प्रांत पर ना हो सके। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सीमित स्तर पर संघवाद वाली चीज़ है वो यहाँ आ गई थी, यानी कि केंद्रीय प्रांतीय सूची है उसको विस्तृत कर दिया गया था। लेकिन अगर हम बात करें
जो सरकार का ढांचा है, विधायिका के रूप से तो कर दिया इन्होंने कि इन विषयों पर तो प्रांतीय विधान परिषद हैं वो कानून बनाएंगी, ये कुछ विषय हैं इन पर जो केंद्रीय विधान परिषद वो कानून बनाएंगे, लेकिन कार्यपालिका का स्ट्रक्चर इनका एकीकृत रहा, एकीकृत, यानी कि कार्यपालिका में ऐसे था कि वायसराय सबसे सर्वोच्च होगा, उसके बाद गवर्नर है राज्यों के, वो उसके बाद आएंगे। तो इस तरीके से चीज़ें इन्होंने बढ़ाई थी। तो 1919 के एक्ट की अगर मैं पहली विशेषता बात करूं तो पहली विशेषता यही कि विषयों का विभाजन, विशेषता क्या थी? विषयों का विभाजन, किसमें? केंद्रीय और प्रांतीय, इनमें क्या करते? विषयों का विभाजन कर दिया। और ये कहा गया था कि केंद्रीय विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्रीय विधान परिषद के पास होगी और राज्य के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य की विधान परिषद के पास होगी। ये चीज़ ध्यान रखना, पहली बार विभाजन किया गया था केंद्रीय और राज्य सूची के विषयों पर, वो 1919 के एक्ट में अंतर्गत किया गया था। हालांकि स्पष्ट रूप से जो संघीय व्यवस्था आई थी 1935 के एक्ट में आई थी। दूसरी बात, इसमें जो प्रांतीय जो विषय थे, प्रांतीय विषयों को भी दो भागों में विभाजन कर दिया। एक भाग में तो वो विषय रखे हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित, ध्यान रखना, प्रांतीय विधान जो विषय थे उनको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था। एक तो थे प्रांतीय हस्तांतरित विषय और एक थे आरक्षित विषय। अब इन दोनों में क्या अंतर है देखो, ध्यान रखना, प्रांतीय विषयों को भी दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, एक थी हस्तांतरित विषय, एक थी आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय वो विषय थे, इसके अंतर्गत वे विषय शामिल होंगे जिसमें गवर्नर है उसको विधायिका यानी विधान परिषद की सलाह पर काम करेगा, यानी कि उसको वह मंत्री परिषद की सहायता से काम करेगा, वो मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी रहेगा गवर्नर। तो इसमें गवर्नर को थोड़ा सीमित रखा था, किसमें? हस्तांतरित विषयों पर। लेकिन आरक्षित विषय में क्या था कि गवर्नर है वो, आरक्षित विषयों के अंदर गवर्नर है वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं रहेगा, जबकि हस्तांतरित विषयों में वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होता था। तो इस आधार पर द्वैध शासन प्रणाली अगर देखें हम तो प्रांतीय स्तर पर इसे द्वैध शासन बोलेंगे, द्वैध शासन बोलेंगे, क्योंकि द्वैध शासन ऐसे कि एक तो शासन होगा हस्तांतरित विषय का शासन, एक हो गया आरक्षित विषय का शासन। हस्तांतरित विषय में शासन कैसे किया जाता था? इसमें विधान परिषद शासन करती थी। आरक्षित विषय में शासन किस तरीके से किया जाता था? इसमें गवर्नर की ज़्यादा शक्ति होती थी। तो इस आधार पर इनमें क्या हो गया कि शासन बट गया। लेकिन ध्यान रखना, हस्तांतरित विषय जिसमें विधान परिषद की शक्ति ज़्यादा होती थी और इन विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या ज़्यादा होती थी, तो इसमें ऐसे विषय रखे जो कुछ ज़्यादा काम के थे नहीं, जैसे कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ऐसे विषय। जबकि जो जितने भी दीवानी और वित्त से संबंधित सेना से जो विषय थे, इंपॉर्टेंट विषय थे, वो आरक्षित विषयों के अंतर्गत रखे गए थे। तो कुल मिलाकर ये थी कि अभी भी गवर्नर ने महत्वपूर्ण विषय अपने पास रखे और विधान परिषदों में सीमित स्तर पर हस्तांतरित विषयों को दे दिया गया था। इस आधार पर ये द्वैध शासन प्रणाली चलाई गई थी। लेकिन चूंकि द्वैध शासन प्रणाली में कॉन्ट्राडिक्शन था ज़्यादा, इसकी वजह से ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। तो 1919 के एक्ट में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में आई थी, ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट इसमें बात जाती है। इसके अलावा 1919 एक्ट में और भी चीज़ आती है। पहली बार देश में द्वैध सदनी व्यवस्था, यानी दो सदन, ठीक है ना, द्वैध सदनीय व्यवस्था की बात करें, जैसे अगर केंद्रीय स्तर पर देखें तो लोकसभा राज्यसभा पहली बार इसमें आई थी, द्वैध सदनीय व्यवस्था पहली बार इसमें आ गई थी। दूसरी बार प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रारंभ भी पहली बार इसी में किया गया था, प्रत्यक्ष निर्वाचन। ध्यान रखना, निर्वाचन की व्यवस्था तो 1852 से होने लग गई, 1909 में उसको विस्तार किया गया, लेकिन पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन की बात है वो इसी में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष निर्वाचन पहली बार इसी में आया था। इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, जो अगर हम बात करें तो दोनों, अगर सदनों की बात करें तो दोनों सदनों में जो निर्वाचक के माध्यम से चुने जाने वाले कैंडिडेट हैं उनकी संख्या ज़्यादा थी, यानी कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या ज़्यादा थी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके अलावा ये और ध्यान रखना कि कमांडर जो कि वायसराय था, उस वायसराय की कार्यकारी के 6 सदस्य, ध्यान रखना, धीरे धीरे क्या करेंगे कि मैं बता रहा हूँ, ये धीरे धीरे भारतीयों को बढ़ाते जाएंगे। तो पहले तो क्या हुआ, 1909 में तो कार्यकारी में जो इनकी कार्यकारी परिषद थी, कार्यकारी परिषद में एक सदस्य को शामिल किया गया था। 1909 में इसमें क्या कर लिया, 3 सदस्यों को शामिल कर दिया। लेकिन एक ध्यान रखना, जो आर्मी चीफ था
उसके पद को भारतीयों को नहीं देंगे, नहीं तो भारतीय कंट्रोल कर लेंगे। तो आर्मी चीफ के पद है उसको क्या रखा कि वो किसी भी स्थिति में भारतीयों को नहीं दिया जाएगा, लेकिन हाँ 3 सदस्य हैं वो भारतीय होंगे। तो कुल मिलाकर के धीरे धीरे भारतीयों की कार्यकारिका में भी भागीदारी बढ़ती जा रही है। और जो सांप्रदायिक आधार पर जो 1909 में केवल मुसलमानों को दिया गया था, मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचिका के अंतर्गत दिया गया था, इसमें उसका विस्तार कर दिया। देख, सिख, भारतीय ईसाई, ठीक है ना, आंग्ल भारतीय लोग थे उनको, या यूरोपियों की बात करें हम, यूरोपियों को पृथक निर्वाचिका में शामिल किया गया था। ध्यान रखना, अभी तक जो पहले केवल विस्तार पृथक निर्वाचिका का इस्लाम समुदाय तक था, उसको विस्तार करके ईसाई सिख समुदाय तक भी कर दिया गया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट इसका प्रोविजन है। इस एक्ट के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण बात है कि मताधिकार दिया गया था, मताधिकार व्यवस्था की गई, क्योंकि प्रत्यक्ष वोटिंग होगी तो मताधिकार दिया गया, लेकिन मताधिकार सार्वभौमिक नहीं था। ध्यान रखना, मताधिकार में आपको या तो संपत्ति या कर या आपकी शिक्षा, इनको योग्यता का आधार बनाया गया था। जिनके पास या तो निश्चित योग्यता होगी वही वोटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा पहली बार जो लोक सेवा आयोग की हम बात करें तो लोक सेवा आयोग का गठन इसी 1919 के एक्ट में किया गया था, और इसी के बाद 1926 में लोक सेवा आयोग की गठन की गई थी। यूपीएससी की हम बात कर रहे हैं, ये यूपीएससी की स्थापना 1926 में ही की गई थी। और किस एक्ट के अंतर्गत प्रोविजन था इसका? 1919 का जो एक्ट है इसके अंतर्गत था। और पहली बार एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट हुई, ध्यान रखना, हम अभी तक पावर ऑफ सेपरेशन की बात कर रहे हैं केंद्रों में राज्यों में, तो उतना ही पावर बजट का सेपरेशन कर दिया गया इसमें। बजट का पृथक्करण क्या कर दिया गया कि राज्यों का बजट अलग होगा और केंद्र स्तर पर बजट अलग होगा। राज्यों के बजट को प्रस्तुत करेंगे राज्य विधानसभाओं में, केंद्र के बजट को केंद्रीय विधान परिषदों में प्रस्तुत किया जाएगा। इस आधार पर कुल मिलाकर के अगर आप इस एक्ट को देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा सेपरेशन की बात की गई। केंद्रीय विषय राज्य सूची के विषयों को सेपरेशन किया गया था, राज्य सूची के विषयों को भी 2 भागों में सेपरेशन किया गया था, फिर उनके बजटों को भी सेपरेशन कर दिया गया था। तो इस तरीके से इनको ये चीज़ें अलग अलग दे दी गई थी। तो इसके अंतर्गत एक और इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो विधि आयोग के गठन की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत व्यवस्था की गई थी कि एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा जो 10 साल बाद भारत में आएगा, और वो इस एक्ट के अंतर्गत जितने भी प्रोविज़न किए गए हैं उनका कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है नहीं हुआ उसको जांच करेगा। तो उसी के आधार पर साइमन कमीशन आया था, आपको पता हो तो, क्योंकि उसकी व्यवस्था इस एक्ट के अंतर्गत की गई थी। हालांकि साइमन कमीशन समय पूर्व 1928 में आ गया था, उसकी अलग कारण थी। तो इस एक्ट की जो महत्वपूर्ण प्रोविज़न है वो मैंने आपको बता दिया गया कि एक तो विषयों का विभाजन किया गया था, है ना, एक राज्यों के बीच में भी विषयों का विभाजन हो गया था, एक इसके अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, इसके अंतर्गत जो केंद्र द्विसदनात्मक व्यवस्था है उसकी प्रणाली आई गई थी, प्रांतों में द्वैध शासन इसी एक्ट के अंतर्गत आ गया था। तो इस एक्ट के अंतर्गत काफ़ी चीज़ें स्थापित की गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके बाद आपको पता है साइमन आयोग आता है। साइमन आयोग का विरोध किया जाता है क्योंकि उस आयोग में एक भी भारतीय नहीं होता, और ये आयोग का काम क्या होता है कि 1919 के एक्ट की स्थिति की जांच करना, ये इसका मेन कारण होता है। लेकिन चूंकि इसमें कई कमी रहती है इसलिए इसका विरोध किया जाता है, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं होता। 7 सदस्य होते हैं जिसमें एक भी भारतीय नहीं होने के कारण इसका बहुत ज़्यादा विरोध होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इस आयोग के अंतर्गत। जैसे हम अगर देखें तो ये साइमन नवंबर 1927 में साइमन आयोग आया था, और इसमें चूंकि एक भी भारतीय नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका विरोध किया गया था। और आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट के प्रोविज़न एक बार देख लेना। इस रिपोर्ट में उसने बोला कि द्वैध शासन प्रणाली है उसको इसने अच्छा नहीं बताया। हालांकि दूसरी बात, इसने भारतीय संघ की स्थापना की सिफारिश की। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को इसने जारी रखा, और इसका विरोध इसलिए किया गया था कि क्योंकि इसने ऐसी सिफारिश की जो भारतीय हितों के अनुकूल नहीं थी। और इसलिए इसके बाद काफ़ी गोलमेज सम्मेलन हुए और ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट गई। इनको ध्यान में रखते हुए 1935 का अधिनियम आया, जिसे बोला गया था भारत परिषद अधिनियम 1935। और ध्यान रखना, भारत परिषद अधिनियम 1935 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो सवाल जरूर पूछे जाते हैं, उसको ध्यान रखना। लेकिन उससे पहले हम सांप्रदायिक अपार्ट नाम का एक शब्द है, इसको देख लेते हैं। 1932 में प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे वहाँ के, और आपको बताया कि अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसने पृथक निर्वाचिका का विस्तार कर दिया। पहले ये कहाँ तक थी? इस्लाम, सिख, यूरोपियन तक। अब इसको दलितों तक भी सीमित विस्तार कर दिया कि अब दलितों को भी पृथक निर्वाचिका के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अर्थात दलित हैं उनके लिए भी अलग से निर्वाचन क्षेत्र होंगे जहाँ पर उनका अपना प्रतिनिधित्व होगा।
इसके बाद गांधी जी ने इसका विरोध किया गया था 1932 में। सांप्रदायिक, अगर अवार्ड से आपसे पूछा जाए क्या है, तो सांप्रदायिक अवार्ड का संबंध डायरेक्ट यह है कि दलितों को पृथक निर्वाचन का संबंध है, जिसमें दलितों के प्रतिनिधित्व की बात की गई है। इसके अलावा इसका देख लेना, इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार कर दिया गया था सांप्रदायिक अवार्ड का, जिसमें पहले मुसलमानों का तो 1909 में ही था, सिख, ईसाई, यूरोपीय, आंग्ला, इनका आपको पता है 1919 में जोड़ा गया था, और इसमें दलितों को दिया गया था। ध्यान रखना, दलितों को भी इसमें दिया गया था, ये एक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गांधी जी, चूँकि गांधी जी को पता था कि 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचिका मिलने की वजह से हिंदू मुस्लिम एकता को खतरा आया था, तो वो सोच रहा था कि कहीं दोबारा ये दलित है, ये हिंदू समाज से अलग ना हो जाए, इसलिए इस एकता को बनाए रखने के लिए गांधी जी ने इसका विरोध किया। बाद में गांधी जी ने यरबदा जेल है उसमें, ये ध्यान रखना किस जेल में अनशन किया, यरबदा जेल है उसमें अनशन किया, ये जेल पुणे में है। और फिर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक्ट हुआ, और उस मतलब एक समझौता हुआ, और उस समझौते के बाद दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका के स्थान पर संयुक्त निर्वाचिका को स्वीकार किया गया था। ये इसकी एक छोटी सी कहानी। 1935 के एक्ट के मेन प्रोविजन को ध्यान रखना कि पहली बार इस एक्ट में अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा कि एक अखिल भारतीय संघ होगा, ये एक संघ होगा, और जितनी भी देशी रियासतें हैं वो इसमें शामिल होंगी। ठीक है ना। अब आपको पता है संघीय व्यवस्था पहली बार आई वो यहीं से आई। संघीय व्यवस्था का स्पष्ट रूप से 1935 के अधिनियम में आ गया था, और इसमें विषयों को विभाजित किया गया था। एक थी संघीय सूची से संबंधित, जिनमें 59 विषय थे, राज्य सूची से संबंधित जिसमें 4 विषय थे, और संवर्ती सूची से संबंधित जिसमें 36। अब ये तो आपको पता है कि संघ सूची के विषय पर कानून केंद्रीय विधान परिषद बनाएंगी, राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य की विधान परिषद बनाएंगी, और संवर्ती सूची पर विषय पर कानून राज्य विधान परिषद, मतलब दोनों बना सकते हैं, लेकिन सुपर पावर है वो केंद्रीय विधान परिषद को दी गई है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अवशिष्ट शक्तियाँ होती थी, यानी कि वे शक्तियाँ जो इन तीनों विषयों में नहीं आएंगी, उन शक्तियों पर कानून बनाने की शक्ति वायसराय को दी गई थी। जबकि भारत में वर्तमान में ये अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो विधान संसद के पास है। ये अंतर ध्यान रखना। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ये बात सवाल पूछ लिया गया था कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें थी, तो इसमें सारी अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो वायसराय के पास थी। तो पहली बार संघ व्यवस्था आई गई थी, जिसमें सब विषयों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। संघ सूची पर संसद यानी केंद्रीय विधान परिषद, राज्य सूची पर राज्य विधान परिषद, ये कानून बनाएंगे, और साथ ही जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो वायसराय को दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो प्रांतों में द्वैध शासन आया था 1919 के एक्ट में, उसको समाप्त कर दिया गया था, और इस एक्ट के अंतर्गत केंद्रों में द्वैध शासन व्यवस्था है उसको लाया गया था। ये ध्यान रखना कि केंद्रों में द्वैध शासन व्यवस्था है वो 1935 के एक्ट में आई थी, और राज्यों में जो द्वैध शासन व्यवस्था है वो 1919 के एक्ट में आ गई थी। हालांकि ये ज़्यादा सफल नहीं हो पाई थी। और फिर ध्यान रखना, जो चीज़ें केंद्रीय स्तर पर 1919 के एक्ट में प्रांतों में विभाजित की गई थी, हस्तांतरित आरक्षित विषय, वही सेम इसमें की गई थी 1935 में केंद्र स्तर पर, लेकिन ये लागू नहीं हो गई। दूसरी बात, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था है, उसका विस्तार कर दिया गया था। आपको पता है कि पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था है 1919 के एक्ट में आई थी, उसको विस्तार करके 11 राज्यों में कर दिया गया था। आज वर्तमान में अगर देखें हम राज्य, तो 6 या 7 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। इसके अलावा मैंने बता दिया कि इसमें निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन जो प्रतिनिधित्व है उसका विस्तार कर दिया गया था, यानी कि दलित जातीय, महिलाएं और मजदूर वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचिका की बात की गई थी। और मताधिकार है उसका थोड़ा विस्तार कर दिया गया था। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है कि संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, जो देखो 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, उसको संघ लोक सेवा आयोग 1935 में बोला गया था। और उसके बाद ये भी बोला गया कि 2 या 2 से अधिक राज्य लोक सेवा आयोगों के लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हो सकती है। अब थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में क्या है कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इनकी स्थापना संविधान में की गई है। 308 से लेकर के 320-22 अनुच्छेद है, वहाँ तक संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग है, इनकी स्थापना की बात की गई है। लेकिन जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसकी स्थापना संवैधानिक रूप से नहीं, बल्कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। राज्य पुनर्गठन आयोग, उस राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए पीसीएस की एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एक संस्था होती है। इनको हम जो संस्थाएं पढ़ेंगे उसमें अच्छी तरीके से देखेंगे कि संस्थाएं किस तरीके से होती है। तो इस एक्ट में एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है, वो ध्यान रखना कि 1937 के एक्ट में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1937 के एक्ट में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, और साथ ही 1935 के एक्ट के दौरान ही भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना पर बल दिया गया था। तो जो मेन प्रोविजन है वो ध्यान रखना है कि पहली बार संघीय व्यवस्था आई, दूसरी बात प्रांतों में द्वैध शासन का समाप्त कर दिया गया, तीसरी बात इसमें केंद्र स्तर पर द्वैध शासन है उसको लाया गया था,
अगर इसके बाद देखें तो द्वैध शासन प्रणाली है, जो द्विसदनीय व्यवस्था है उसका थोड़ा विस्तार कर दिया गया था। चुनाव प्रणाली का विस्तार कर दिया गया था। मताधिकार का भी विस्तार कर दिया गया था। और भारत में एक न्यायालय की स्थापना की गई थी संघीय स्तर पर। ये प्रोविजन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। तो ये जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कई बार कि पहली बार रिजर्व बैंक की व्यवस्था कब हुई, किस एक्ट के अंतर्गत की गई थी। इतने नॉर्मल सवाल आपसे इसमें पूछे जाते हैं। इसके बाद जो भारतीय आज़ादी का जो एक्ट आता था 1947 का एक्ट है, और इस एक्ट के अंतर्गत पहली बार जो विभाजन है उसको आपको पता है कि माउंटबेटन योजना के अंतर्गत विभाजन को स्वीकार किया गया था। उसको व्यवहारिक रूप 1947 के इस एक्ट के अंतर्गत दिया गया था। यह एक्ट कुछ नहीं, बिल्कुल जो माउंटबेटन योजना है उसी का मतलब वैधानिक रूप है एक तरह से। इसके अंतर्गत ये प्रोविजन किया गया था कि भारत में ब्रिटिश राज्य है अब समाप्त हो गया, भारत एक इंडिपेंडेंट सॉवरन देश बन गया और 2 डोमिनियन स्टेट बने, एक तो पाकिस्तान और एक भारत। इसमें वायसराय के पद है उसको समाप्त कर दिया गया था। उसके स्थान पर दोनों में गवर्नर जनरल पद का ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट, वायसराय समाप्त कर दिया गया था, गवर्नर जनरल बनाया गया था, वो भी टेम्परेरी, जब तक संविधान लागू ना हो तब तक। इसके बाद आपको पता है जैसे संविधान लागू हुआ उसके बाद तो राष्ट्रपति पद आ गया था। और साथ में इसमें दोनों डोमिनियन राज्यों को संविधान सभाओं को ये शक्ति प्रदान की गई कि वो दोनों अपना अपना संविधान बनाए। इसके बाद पाकिस्तान ने अपना संविधान बनाया और भारत ने अपना संविधान बनाया। इसके साथ ही इसमें भारत सचिव पद है उसको समाप्त कर दिया गया था। यानी कि जो ब्रिटेन की जितनी सारी व्यवस्था थी उसको सारों को इसमें समाप्त कर दिया गया था। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट इससे सवाल कम पूछे जाते हैं। सवाल 1935, 1919, 1909, 1858 ये वो एक्ट है जहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी पढ़ने तो सभी है। कई बार पीसीएस में एक चीज़ और देखी जाती है कि कुछ फैक्चुअल सवाल पूछ लिए जाते हैं कि जो नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी 1946 में, उसमें कौन कौन से मंत्री किस किस चीज़ में थे, वो एक बार ज़रूर देख लेना। क्योंकि अगर जवाहरलाल नेहरू के पास देखें, जवाहरलाल नेहरू के पास एक तो इंटरनेशनल मामलों से संबंधित जो विषय है वो जवाहरलाल नेहरू के पास थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास इसमें कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री थी, होम मिनिस्ट्री थी। और डॉक्टर राजेंद्र के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। ये तो अंतरिम सरकार जो 1946 में कैबिनेट मिशन के बाद बनी थी उसमें थे ये। तो इसमें एक बार आप जरूर देख लेना। जैसे अगर विधि की बात करें हम तो इसमें जोगेंद्र नाथ मंडल थे और सी राजगोपालाचार्य की बात करें तो शिक्षक और कला के मंत्री थे उस टाइम। इसके बाद जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1947 में जब नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना, उसके सदस्यों को जरूर देखना एक बार। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास एक तो प्रधानमंत्री थे भारत के, दूसरी बात विदेश मंत्री भी थे और तीसरी बात वैज्ञानिक मंत्रालय भी, वैज्ञानिक जो शोध है उसको यही देखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास होम मिनिस्ट्री थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री थी। मौलाना अबुल कलाम आपको पता है भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। जॉन मैथाई ये रेलवे मिनिस्टर थे भारत के। डॉक्टर अंबेडकर के पास विधि मंत्रालय था। जगजीवन राव के पास श्रम मिनिस्ट्री थी। सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय था। और जो भारत की पहली जो महिला थी मिनिस्ट्री में वो अमृता कौर थी, उसके पास हेल्थ मिनिस्ट्री थी, ये ध्यान रखना। और रफ़ी अहमद किवदई के पास कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास उद्योग मंत्रालय था। और ये BN गाडवाल, ये ज़्यादा जो फेमस नाम है उनका कई बार आपसे पूछा जाता है कि ये मिनिस्ट्री कौन सी थी इनके पास। ध्यान रखना कौन सा इंडिपेंडेंट के बाद जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल बनी उसमें सदस्यों की क्या क्या अपने पास थे वो भी ध्यान रखना आपको। इसके बाद अगर हम भारत के संविधान को लेकर के और बात करें तो इसमें संविधान के निर्माण की बात आती है कि भारत का संविधान बना कैसे। तो आपको पता है भारत का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है ना। और संविधान सभा के गठन की बात करें तो पहली बार 1934 में M.N. राय के मन में आई थी कि क्यों ना हम एक संविधान बनाएं तो एक संविधान सभा द्वारा बनाया जाए। तो उसमें M.N. राय के मन में सबसे पहले बात आई थी। और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उसमें पहली बार कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया कि हाँ संविधान सभा का गठन एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा ताकि वो इंडिपेंडेंट भारत के लिए एक संविधान का गठन बना सके। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा कर दी कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन वो संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा चुने हुए लोगों से निर्मित होगी। लेकिन ऐसा व्यावहारिक रूप से नहीं हो पाया था। नेहरू की बात को अंग्रेजों ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने माना कि हाँ ठीक है आपके लिए हम वो काम कर लेंगे। 1942 में स्वतंत्र रूप से संविधान निर्माण की बात को थोड़ा ज़्यादा विस्तार दिया और 1946 के कैबिनेट मिशन में इसकी पूरी बायोग्राफी
बना दी कि आपको किस तरीके से सीटें बनानी है। तो इसमें ज़्यादा चीज़ें आपको ध्यान नहीं रखनी है, बस इतना ध्यान रखना है कि किस तरीके से चुनाव किया गया। तो संविधान सभा की अगर मैं बात करूं कि सदस्यों की, दो तरह से सदस्य थे, एक थे चुनाव निर्वाचित और एक थे मनोनीत। मनोनीत सदस्य तो थे देशी रियासतों से और निर्वाचित सदस्य थे ब्रिटिश क्षेत्रों से। आपको ब्रिटिश क्षेत्र, ब्रिटिश प्रांत थे। आपको पता है कि ब्रिटिश युग में भारत दो भागों में विभाजित था। एक तो देशी रियासतें, ये देशी रियासतें जो अंग्रेजों के अधीन थी, लेकिन इन पर शासन इनके शासकों के द्वारा ही चलाया जाता था। ब्रिटिश इसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। और ब्रिटिश प्रांत जो डायरेक्ट ब्रिटेन के कंट्रोल में थे, उन्हें ब्रिटिश प्रांत की श्रेणी में रखा गया था। तो इसमें निर्वाचित सदस्य वो तो ब्रिटिश प्रांतों से आए, लेकिन ये निर्वाचित सदस्य डायरेक्ट निर्वाचित सदस्य नहीं थे, बल्कि 1945 में विधानसभाओं के चुनाव हुए थे। तो उन्हीं विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा इनको चुना गया था। आखिर ये अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। तो कह सकते हैं कि जो संविधान सभा है उसका गठन निर्वाचन से हुआ, परंतु निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से था। और दूसरी बात, उसके सारे सदस्य हैं वो निर्वाचित नहीं थे, कुछ सदस्य उसके मनोनीत भी थे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। इसके अलावा इसमें ये बात बोली गई 1946 के जो कैबिनेट संविधान सभा गठन की बात आई, जो कैबिनेट मिशन की बात है उसमें, तो उसमें बोला गया था प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटें 3 भागों में बांट दी गई थी। एक क्षेत्र आएगा मुस्लिम, एक आएगा सिख और एक आएगा सामान्य, जिसमें अन्य आएंगे मुसलमान और सिख को छोड़ करके। इसके अलावा इसमें देशी रियासतों को चयन का अधिकार दे दिया। मैं बोल रहा हूँ जो मनोनीत सदस्य होंगे वो देशी रियासतों के शासकों के द्वारा दिए जाएंगे। और चूंकि जो कैबिनेट मिशन आई थी उसी में प्रोविजन कर दिया गया था। तो सवाल कई बार पूछे जाते हैं कि संविधान सभा गठन किस तरीके से हुआ और पहली बार जो संविधान सभा बनी उसके सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो उनके सदस्यों की संख्या 389 थी। जब तक इसका विभाजन नहीं हुआ तब तक इतनी सदस्य संख्या थी। विभाजन के बाद इनकी संख्या घट गई थी, क्योंकि विभाजन के बाद है वो मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें से चले गए थे, तो बाद में इसकी सदस्य संख्या घट गई थी। लेकिन ध्यान रखना, संविधान सभा तो एक बैठक होती थी और बैठकों के माध्यम से अपने संविधान का निर्माण करती थी, लेकिन संविधान के विभिन्न कार्य थे और विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई थी। जैसे आज भी आपको पता है संसद की समितियां होती हैं, संसदीय, जिन्हें हम संसदीय समितियां बोलते हैं, उसी प्रकार संविधान सभा की भी अपनी समितियां थी। ठीक है ना। तो संविधान सभा की 8 मुख्य समिति थी, बड़ी समिति, जो संविधान का बड़ा काम उनको सौंपा गया था, और बाकी अन्य छोटी समिति थी। तो कई बार सवाल आपसे ये पूछे जाते हैं कि इन समितियों के सदस्य कौन कौन से थे और इनका अध्यक्षता किसने की थी। तो नॉर्मली इनकी अध्यक्षता से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें संघ शक्ति से संबंधित समिति थी, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान से संबंधित समिति थी, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि संघ से जुड़ी हुई मामले हैं उनके संबंध नेहरू जी अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान सभा समिति थी, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको पता ही है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और पूरा संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था अम्बेडकर के द्वारा। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों से जुड़ी हुई, जनजातियों से जुड़ी हुई जो अधिकार से संबंधित समिति थी, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकारों पर जो सब उप समिति थी, कमेटी थी, उस पर JB कृपलानी थे। यानी कि संविधान ने क्या किया कि बहुत अच्छा स्ट्रक्चर इनके द्वारा बनाया गया था कि किस किस को जिम्मेदारी, हर किसी को जिम्मेदारी सौंप दी गई थी कि आपकी जिम्मेदारी क्या होगी हर किसी को, ताकि उसी आधार पर वो अपना काम निभा सके। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट है जो प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ध्यान रखना, नियम या संचालन समिति होती है आज भी अगर हम बात करें नियम समिति या संचालन समिति, तो आज भी लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष उसका अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में राज्यसभा अध्यक्ष उसका अध्यक्ष होता है। इसी प्रकार उस टाइम आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सदस्य अध्यक्ष थे। तो डेफिनेटली है कि संविधान सभा की इन 2 समितियों का जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होंगे, क्योंकि ये पूरे संविधान सभा के संचालन और नियम से संबंधित समिति थी। तो इनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और राज्यों से संबंधित जो समिति थी, यानी कि राज्यों से समझौता करके उनको मर्जिंग करना, उनको संघ में शामिल करने संबंधित जो समिति बनाई गई थी, उसको जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें यह इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, पहले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस समिति का अध्यक्ष कौन कौन था। इसके बाद अगर देखें भारतीय संविधान की एक नज़र देखें, हालांकि हम ज़्यादातर इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल को तो पढ़ेंगे ही, लेकिन एक नज़र में देख लेते हैं कि किस, कई बार यही पूछ लिया जाता है कि कौन सी चीज़ किस भाग में और कितने अनुच्छेद तक है। तो अगर बात करें हम संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, हम देखेंगे भी इसमें 1 से
4 आर्टिकल इसमें आते हैं और संविधान का भाग फर्स्ट है वो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है कि भारत में राज्यों का गठन किस तरीके से होगा, उनका निर्माण की प्रक्रिया किस तरीके से है, उसको संघीय क्षेत्र में शामिल करने का तरीका कौन सा होगा, वो अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक उसके बारे में विस्तृत व्याख्या संविधान में की गई है। और संविधान के भाग फर्स्ट में की बात की गई। संविधान का भाग सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो नागरिकता से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रोविजन है वो किए गए। अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें, आपको पता है तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है और ये भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण है और साथ साथ में इनको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये भारत के संविधान के भाग 4 में आते हैं और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इनको भी हम डिटेल से एक एक अनुच्छेद है उनको देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उनके बारे में आपके साथ डिस्कशन किया गया। जितने भी अनुच्छेद और जितने भी भाग दिख रहे हैं उसमें वो अनुच्छेद वो भाग जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं उनके बारे में हम जरूर डिस्कशन करेंगे। सभी के बारे में नहीं करेंगे क्योंकि सभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करूँ तो आपको पता है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन के बाद, कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह, इसको भी हम देखेंगे। स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन के बाद 42 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको जोड़ा गया था और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था 51A। इसके बाद अगर हम बात करें संघ सरकार की तो इसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी। पहली बात तो संघ सरकार में कौन कौन आता है, तो संघ सरकार में एक तो कार्यपालिका आएगी, तो कार्यपालिका में कौन कौन आएगा? राष्ट्रपति आएगा। कार्यकालिका में अगर हम बात करें राष्ट्रपति आएगा, कार्यपालिका में अगर हम बात करें मंत्री आएगा और इतने प्रधानमंत्री आएगा और महाधिवक्ता आएगा, अटॉर्नी जनरल, ये लोग आते हैं कार्यपालिका। संसद में आपको पता है कौन कौन आएंगे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर हम इसकी बात करें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, ये सारे अनुच्छेद हैं ये संघ सरकार से जुड़े हुए। ये अनुच्छेद 52 से लेकर के और अनुच्छेद 100 के लगभग 100 आर्टिकल हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से या यूनियन गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, जिसमें उनकी संघ भी आएगी, उनका राज्य भी आएगा, मतलब उनकी संघ आएंगे, संघ की विधायिका, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, सारे चीज़ आएंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट इनके वर्क होंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे, इनकी पूरी प्रोसेस होगी, उनको हम डिस्कशन करेंगे। राज्य सरकार आती है भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर 213 तक, और अगर 213 का 237 तक की हम बात कर सकते हैं एक तरह से, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी आ जाते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि जो इंपॉर्टेंट भाग है इसमें वो ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट भाग में एक तो भाग 9 होगा। भाग अगर 9 की हम बात करें तो उसमें पंचायतें आती है, और अगर हम भाग 11 की हम बात करें तो भाग 9 की बात करेंगे हम 73वां अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। भाग 9A भी 74वां अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें हम सरकारी समिति, ये 97वां अमेंडमेंट पे इसको जोड़ा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में सहकारी समितियों को, और अनुभाग 6 जोड़ा गया था, 9 है ना, 9 भी बात कर सकते हैं हम, 9B। इसके अलावा इंपॉर्टेंट भाग अगर बात करें तो राजभाषा संबंधित भाग जरूर देख लेना। ये राजभाषा संबंधित भाग है वो भाग 17 है, और निर्वाचन संबंधित भाग है वो भाग 15 है। ये जरूर देखना है भाग और कौन कौन सी चीज़ में है। कई बार इनसे डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ जाते हैं। आपातकाल की अगर बात करें तो भाग 18 में आता है। भाग 18 में इमरजेंसी का प्रोविजन किया गया है और पूरा डिस्कशन दिया गया है कि किस तरीके से इमरजेंसी लगाई जा सकती है, क्या टर्म्स, कंडीशंस, फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सारी कंडीशन, टर्म्स, डिस्क्रिप्शन सब कुछ है, वो इमरजेंसी रिलेटेड सारा प्रोविजन है। आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 360 तक दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट भाग है वो भाग लगभग 20 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है, उसको भी आपको एक बार देखना है। उसमें आपको होता है अनुच्छेद 368। अगर इसको हम पूरे भागों को देखें तो पूरे भागों में भाग 20 ही एकमात्र लगभग ऐसा भाग है जिसमें समानता है। अगर हम बात करें तो केवल एक अनुच्छेद आता है भाग 20, तो इसका थोड़ा ध्यान रख लेना। इसके बाद क्या होता है कि हमारे संविधान में अनुच्छेद है, भाग है, लेकिन कुछ स्पेशल जो चीज़ें हम डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा विस्तार संविधान में नहीं दे पाए, उनके लिए हमने कई अनुसूची तैयार की है। तो अनुसूची फर्स्ट में क्या चीज़ है, तो अनुसूची फर्स्ट में भारत के राज्य और संघ क्षेत्र, उनके राज्य, संघ क्षेत्र, उनके कहाँ कहाँ पर क्षेत्राधिकार है, उनकी कहाँ कहाँ पर सीमाएँ, वो सारा प्रथम अनुच्छेद में आता है। ठीक है ना। तो प्रथम अनुसूची लगभग हम कह सकते हैं अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक के प्रोविजन इसमें जोड़े गए। अगर दूसरी अनुसूची की मैं बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें वेतन भत्ते और विशेष अधिकार आते हैं किस किस के? भारत का राष्ट्रपति का वेतन भत्ता दूसरी अनुसूची में है, राज्यपाल का भी है, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का न्यायाधीश
और कैग इनके आते हैं। ध्यान रखना, मंत्रियों का इनसे कोई संबंध नहीं है। मंत्रिपरिषद चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, उनको दूसरी अनुसूची के अंतर्गत वेतन भत्ते की व्यवस्था का प्रोविजन नहीं है। केवल राष्ट्रपति, राज्यपाल और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। ध्यान रखना, इसमें सदस्यों का भी नहीं है। जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हैं उनका भी इसमें व्यवस्था नहीं की गई। ठीक है ना। तो इनमें ध्यान रखना किस किस का है, ये जरूर आपको अच्छे से देखना है एक बार, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अनुसूची 3 में अगर मैं बात करूँ, शपथ की बात की गई है कि कौन कौन शपथ ले सकते हैं। तो जो शपथ किस तरीके की लेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन है, वो अनुसूची 3 में है। और कौन कौन की है वो भी देखना। संघ के मंत्री की शपथ, ध्यान रखना इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ नहीं आएंगी, क्योंकि उनके लिए अलग से प्रोविजन किया गया है ना, शपथ के लिए। तो इसलिए इस अनुसूची में शामिल नहीं है, वो पहले से अलग से उनकी व्यवस्था अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। तो किस किस की शपथ? संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचित सदस्य और संसद के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कैग, स्टेट के मिनिस्टर, स्टेट विधानसभाओं के सदस्य, स्टेट और हाई कोर्ट के जो सदस्य हैं, न्यायाधीश हैं, उनको इसके अंतर्गत शपथ की व्यवस्था की गई है। लेकिन ध्यान रखना, राष्ट्रपति, राज्यपाल, स्पीकर और जो सभापति है, इनकी व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि इनकी शपथ दिलाने के लिए अलग से अनुच्छेदों का प्रोविजन किया गया है। ठीक है ना, इसलिए इनकी व्यवस्था इसके अंतर्गत नहीं की गई है। वो हम देख लेंगे किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ की बात की गई है, वो हम देख सकते हैं। लेकिन इसमें किस किस को शामिल किया गया है वो आपको देखना है। अगर हम चौथी अनुसूची की हम बात करें, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है कि किस राज्य को कितनी राज्यसभा की सीटें मिलेंगी। अनुसूची 5 में अगर हम बात करें, तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में किस प्रकार का शासन प्रशासन चलाया जाएगा, उससे संबंधित प्रोविजन अनुसूची 5 में दिया गया है। शेड्यूल 5। शेड्यूल 6 की अगर हम बात करें, तो शेड्यूल 6 में जो AMTM, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर, इन 4 राज्यों के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों की जो जनजाति है उनमें किस प्रकार का प्रशासन चलेगा, उसका प्रोविजन 6th शेड्यूल के अंतर्गत किया गया। ध्यान रखना, 5th में तो रेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि शेष भारत, उत्तर पूर्वी के जो 4 राज्यों को छोड़ करके शेष भारत है, वहाँ पर जो जनजाति है उन पर शासन प्रशासन संचालन करने के लिए जो प्रोविज़न है वो अनुसूची शेड्यूल 5 में है। और शेड्यूल 6 है, उसके अंतर्गत AMTM मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जो शेड्यूल्स हैं और जो ट्राइबल्स हैं उनके बारे में प्रशासन व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद शेड्यूल 7 है, इसमें अगर हम बात करें तो संघीय व्यवस्था का प्रोविज़न है, वो इसी में अंतर्गत दिया गया है, जिसके अंतर्गत ध्यान रखना कि संघ सूची, ठीक है ना, राज्य सूची, ठीक है ना, और इसके अलावा समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। देखो, संघ सूची के विषय पर केवल कानून बनाएगी कौन? संसद। राज्य सूची पर विषय पर राज्य विधानसभाएं कानून बनाएंगी, लेकिन 5 ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें संसद भी कानून बना सकती है। तो एक परिस्थिति हो गई राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है ना, एक परिस्थिति होगी राज्य में आपातकाल, यानी आर्टिकल 352 में तो हो गया राष्ट्रीय आपातकाल, और 356 में हो गया राज्य में आपातकाल। एक हो गया अनुच्छेद 249 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 249 में एक व्यवस्था की गई है कि अगर राज्यसभा एक प्रस्ताव ला दे कि किसी विषय जो राज्य सूची में शामिल है वो राष्ट्रीय महत्व का है, तो भी उस पर संसद कानून बना सकती है। और एक है 250 में कि 2 या 2 से अधिक राज्य विधानसभा चाहे कि संसद उनके विषय पर कानून बनाए, तो संसद भी उन पर कानून बना सकती है। इस प्रकार 4 से 5 विषय है जिन पे राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है, ठीक है ना। नहीं तो सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर केवल और केवल राज्य विधानसभा ही कानून बनाती है। इसके बाद अगर हम समवर्ती सूची की बात करें, तो समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकती है, संघ की विधानसभा यानी कि संसद, और राज्य की विधानसभा यानी कि हम कह सकते हैं किसको, विधानसभा को, वो भी इसमें कानून बना सकती है। परंतु इसमें यह है कि अगर दोनों में डिस्प्यूट हो जाए, अगर हम बोले दोनों में डिस्प्यूट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में दोनों में अगर डिस्प्यूट हो जाए तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची डिस्प्यूट की स्थिति में क्या होगा, अगर मान लें समवर्ती सूची है और समवर्ती सूची पर दोनों ने कानून बनाया, तो इसमें अगर मान लें कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाए तो संसद के कानून को वरीयता दी जाएगी। ध्यान रखना, संसद के कानून को क्या दी जाएगी? वरीयता दी जाएगी। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें राज्य के कानून को भी वरीयता दी जा सकती है। वो परिस्थिति क्या है कि अगर मान लें कि राष्ट्रपति के पास कोई राज्य विधानसभा का विधेयक आया है और राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं
और वो विधेयक फिर कानून बन के लागू हुआ है, तो उस विषय पर अगर टकरार पैदा होती है तो ऐसी स्थिति में राज्य विधानसभा के कानून को बढ़ती दी जाए, क्योंकि उसमें राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हैं। तो ये एक इस विषय के अंतर्गत इंपॉर्टेंट प्रोविजन हो जाता है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर देखें हम इनको, तो ये आपको ध्यान रखना है 5th से 5 मतलब 7th शेड्यूल में क्या चीज़ है। एक और चीज़ आपको थोड़ा सा अंतर करके बताता हूँ, अपशिष्ट सूचियाँ हैं वो अभी हमने 1935 के एक्ट के अंतर्गत देखा, वो 1935 एक्ट के अंतर्गत वो किसके पास थी, वायसराय के पास। लेकिन भारत के जो संघीय व्यवस्था है उसमें किसके पास होंगी अपशिष्ट शक्तियाँ, संसद उन पर कानून बनाएगी, ठीक है ना। 8वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो 8वीं अनुसूची में भारत के संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषा है उनको शामिल किया गया है। इसमें 22 भाषा वर्तमान में शामिल है। स्वतंत्रता के जब संविधान बना उस टाइम पर 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। फिर बाद में 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें भाषाओं को शामिल किया गया है। 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल की गई भाषा को जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि ये सबसे लास्ट में शामिल की गई थी, तो इनको कई बार सवाल में पूछ लेते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 4 भाषाएं शामिल की गई थी। एक है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। 2003 में इनको जोड़ा गया था, और ये 2003 में इनको 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और इनकी संख्या बढ़कर कितनी होगी, 22। इसके अलावा अगर 9th शेड्यूल की हम बात करें तो 9th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो आपको पता है जब फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था हमने, तो फर्स्ट अमेंडमेंट के अंतर्गत 9th शेड्यूल जोड़ी गई थी। उसका रीज़न अगर मैं बताऊँ आपको, तो रीज़न ये था कि एक थे फंडामेंटल राइट और एक थे डीपीएसपी। डीपीएसपी समानता की बात कर रहे थे, लेकिन फंडामेंटल राइट संपत्ति का अधिकार दे रहे थे। अब एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का अधिकार, संपत्ति कितनी भी रख सकता है। अब जब तक संपत्ति कोई व्यक्ति ज़्यादा रखेगा तो समानता स्थापित करने में दिक्कत आ रही थी, सामाजिक न्याय की स्थापना करने में दिक्कत आ रही थी, भूमि का पुनर्वितरण करने की दिक्कत आ रही थी, क्योंकि अगर किसी जमींदार की भूमि छीन लेंगे तो वो संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट लगा सकता था। तो इससे बचने के लिए 9th शेड्यूल जोड़ी गई थी। 9th शेड्यूल में ये जोड़ा गया था कि जितने भी भूमि सुधार से संबंधित एक्ट है उसमें रखे जाएंगे, और इसमें प्रोविजन किया गया था कि इन 9th शेड्यूल में शामिल विषयों पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि 24 अप्रैल 1975 से पहले 9th शेड्यूल में जोड़े गए विषयों का मैं रिव्यू नहीं कर सकता, लेकिन 1975 के बाद जोड़े गए विषयों का मैं रिव्यू कर सकता हूँ। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि चूंकि 1974 से 75 से पहले जोड़े गए विषय वो केवल जनकल्याण और सामाजिक उद्देश्य से ही जोड़े गए थे, जबकि 1975 के बाद जोड़े गए विषय राजनीतिक हितों की प्राप्ति के लिए जोड़े गए थे, जैसे आरक्षण को इसमें शामिल करना। अब भाई आरक्षण से कौन सा भूमि परिवर्तन हो रहा है, आरक्षण से कौन सा भूमि का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो बोला गया कि इसका मिसयूज हो रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया गया था 2007 में कि मैं इसका रिव्यू कर सकता हूँ, लेकिन मैं पूरी का रिव्यू नहीं करूँगा, मैं केवल 1975 के बाद इसमें जो अमेंडमेंट हुए उन्हीं का ही रिव्यू कर पाऊँगा। इसके बाद आपको पता है कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10th शेड्यूल है उसमें जो दल बदल कानून है उसके बारे में बात की गई थी। 11वीं अनुसूची की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो ग्रामीण स्तरीय शासन है उसकी व्यवस्था इस 11वीं अनुसूची के अंतर्गत की गई है। अगर हम 12th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो ये 74वें अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी, और इसमें 18 विषय हैं, और ये नगरीय स्वशासन से संबंधित बातों को बताते हैं। इसके अलावा एक सवाल कई बार पूछा जाता है कि कौन सी चीज़, आपको पता है कि भारत का संविधान किन परिस्थितियों में हुआ। हमारे संविधान बड़े विधि जो ज्ञाता थे उनके द्वारा किया गया था, उन दुनिया भर के संविधानों का स्टडी करें और यह विश्लेषण किया कि कौन सी चीज़ हमारी परिस्थितियों के अनुरूप सही हो सकती है। उसी आधार पर उन्होंने विभिन्न संविधानों से विभिन्न व्यवस्थाएं ली गई थी। तो कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि ये प्रोविज़न भारतीय संविधान में किस चीज़ से प्रेरित है, कहाँ से लिया गया है, उसके सवाल भी प्रीमा आते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो 1935 के अधिनियम की अगर मैं बात करूं तो 1935 के अधिनियम में भारत का 2/3 जो संविधान का भाग है, उसके अलावा 2/3 जो भाग है वो 1935 के अधिनियम से प्रेरित है। जैसे संघीय ढांचा, अगर हम बात करें संघीय ढांचे की, और अगर मैं बात करूं संघीय व्यवस्था की। संघीय ढांचा, संघीय व्यवस्था, संघीय ढांचा का मतलब यह है कि शक्तियों का पृथक्करण होगा। संघीय व्यवस्था में थोड़ी डिटेल से चीज़ें स्पष्टता के साथ बताई गई है। तो संघवाद की जो सिस्टम है वो तो लिया गया है हमने कनाडा से,
लेकिन संघीय तंत्र है वो 1935 के अधिनियम से व्यवस्था है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा, 5 साल होगा या अस्थायी होगा, ये भी हमने 1935 के अधिनियम से लिया है। न्यायपालिका आपको पता है, संघीय न्यायपालिका व्यवस्था 1935 के अधिनियम में की गई थी, तो यही है। लोक सेवा आयोग है 1926 में स्थापित हो गया, लेकिन 1935 में इसको महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया था, तो उससे प्रभावित है। हमारे आपातकालीन जो प्रावधान है वो 1935 के अधिनियम से प्रभावित है। अगर हम ब्रिटेन के संविधान की बात करूं तो संसदीय शासन हमारा है वो ब्रिटेन से हमने लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जो कानून बनाने की जितनी भी प्रक्रिया है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता का प्रोविजन है वो ब्रिटेन के संविधान से है। मंत्री जो कैबिनेट सिस्टम है हमारा वो भी ब्रिटेन से प्रभावित है। और रिट है हमारी परमाधिकार जो रिट है वो भी हमारे ब्रिटेन के संविधान से है। संसदीय जो प्रिविलेज है या जो ड्यू सदनात्मक व्यवस्था है वो भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई, क्योंकि चूँकि ब्रिटेन ने बहुत सारा हमारे यहाँ अपना अधिकार किया गया था, काफ़ी दिन तक अपना शासन किया गया था, तो उनका प्रभाव हमारे संविधान पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बात करें तो जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो यूएसए से लिए गए। जो हमारी इंडिपेंडेंस इसकी बात करें हम और न्यायपालिका की, वो भी हमने यूएसए से ली गई है। अगर हम रिव्यू की बात करें तो वो भी यूएसए से प्रभावित है। अगर वॉइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वो भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको किस तरीके से पावर से हटाया जा सकता है और कैसे इम्पीचमेंट है और राष्ट्रपति पे लाया जाता है, ये सारी प्रोसेस है ये यूएसए के संविधान से ली गई है। यानी कि एक कॉमन सा फैक्टर रखना कि संसद से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो ब्रिटेन से ली गई है, न्यायपालिका जुड़ी हुई ज़्यादातर चीज़ें हैं वो यूएसए से ली गई है। डीपीएस अगर हम आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। बहुत बार ये सवाल यूपी मतलब पीएससीएस में ही पूछे जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखना। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन की हम बात करें तो वो भी इंग्लैंड के मतलब आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। और ध्यान रखना, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें, ध्यान रखना निर्वाचन की पद्धति है वो पूरी हमने आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कनाडा के संविधान की अगर मैं बात करूं तो कनाडा का संविधान की सबसे बड़ी खास बात यह है कि संघीय संविधान है। कैसा? संघीय। तो जो संघीय व्यवस्था है भारत की वो हमने ली गए कनाडा से। कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमने अमेरिका से लिए, अमेरिका से नहीं लिए। हालांकि स्पष्ट जो संघीय प्रणाली है, स्पष्ट संघीय प्रणाली है वो यूएसए में है, लेकिन चूँकि भारतीय संघीय प्रणाली है वो कनाडा से इफेक्ट है। ठीक है ना। इसके अलावा अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होंगी, ध्यान रखना, ये हमने कनाडा से लिया गया। जबकि 1935 में क्या प्रोविजन था? 1935 में वायसराय के पास थी। ठीक है ना। उसके अलावा केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी वायसराय कहाँ से लिया गया? कनाडा से। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी सिस्टम है, जो सलाह देने वाला सिस्टम है, जो देता है सलाह राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति से लेता है, वो हमने लिया कहाँ से? कनाडा के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया का संविधान का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। संवर्धित सूची का जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। उसकी प्रोसेस किस तरीके से फॉलो की जाएगी कि फिर व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है, और संसद के दोनों सदनों की जॉइंट सेशन होता है जो अभी रिसेंटली फर्स्ट सेशन हुआ था इसका बजट सत्र का। इसको आपको पता है कि संयुक्त बैठक की एक विशेषता देख लेते थोड़ी सी, अगर ये मुद्दा आया जाए तो वो संयुक्त बैठक बुलाने का हमारे यहाँ प्रोविज़न है पूरा। इसमें क्या होता है कि वो कारण हम पता लगा देंगे कब कब बुलाई जाती है, लेकिन इसकी अध्यक्षता आपको पता है स्पीकर करता है। बुलाता है इसको कौन है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट इसको बुलाता है नोटिफिकेशन के माध्यम से, और इसकी अध्यक्षता है वो कौन करता है? स्पीकर करता है। इसके बाद जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने इमरजेंसी का प्रोविज़न कि इमरजेंसी में जो कौन कौन से फंडामेंटल राइट है उनको रोका जाएगा, उनको पोस्टपोन किया जा सकता है, वो सारे हमने जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। जो यूएसएसआर का जो संविधान था, जो पूर्व सोवियत संघ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उनसे हमने मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की जो आदर्श है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की जो प्रोविजन है, ये आपको पता है रशियन क्रांति से इफेक्टेड है। रशियन रेवोल्यूशन हुई थी 1917 में, उसका मेन टारगेट यही था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो ये वहीं से प्रभावित है। फ्रांस के संविधान की अगर मैं बात करूँ तो डेमोक्रेटिक है फ्रांस, आपको पता है, और साथ ही फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य आदर्श समता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये जो शब्द है लिबर्टी, इक्वलिटी वाले, ये हमने लिए हैं फ्रांस के संविधान से।
तो ये आदर्श है, ये फ्रांस के संविधान से लिए गए। दक्षिण अफ्रीका के संविधान का प्रभाव, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जितनी भी प्रेस्टेज है वो हमने कहाँ से ली है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और साथ ही ध्यान रखना, जो राज्यसभा के सदस्यों का जो नॉमिनेशन है वो तो लिया है हमने कहाँ से, आयरलैंड से, लेकिन उनका इलेक्शन सिस्टम है वो हमने लिया है साउथ अफ्रीका के संविधान से। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग मत होना इन चीज़ों में कि नॉमिनेशन और इलेक्शन, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। नॉमिनेशन में किस तरीके से किस किस को आप नॉमिनेट कर सकते हो, किन किन क्षेत्रों में नॉमिनेट, जो 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं उनकी बात है, और सदस्यों का इलेक्शन, इनमें किस प्रोसेस से उनका इलेक्शन होगा वो बात है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दो प्रक्रिया होती है आपको पता है, विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये रिव्यू के अंतर्गत आती है, और विधि की स्थापित प्रक्रिया। विधि की स्थापित प्रक्रिया ये तो हमने लिए जापानी संविधान से, और विधि की सम्यक प्रक्रिया ये हमने लिए यूएसए से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक थोड़ा सा और फैक्ट कई बार पूछा जाता है, ये सहकारी समितियों से संबंधित, तो ध्यान रखना सहकारी समितियाँ भारतीय संविधान के 97वां अमेंडमेंट में इनको जोड़ा गया था, है ना, और 2011 में संविधान हुआ था। और अभी रिसेंटली क्या है, इसमें काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है, वो खैर मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू, उसको हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो 97वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 2011 में हुआ था, उसमें पहली बार सरकारी समितियों को, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया था। इसमें एक तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत इनको जोड़ा गया था, एक हम बात कर सकते हैं 43V के अंतर्गत हमने DPSP में इनको जोड़ा गया था, और भाग 9B जो मैंने आपको बताया था अभी, उसमें भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको जोड़ा गया था। और कोऑपरेटिव सोसाइटी 243JH to 243JT तक इनका प्रोविज़न है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इससे पहले जो प्रोविज़न है वो अर्बन गवर्नमेंट का है, और उससे पहले जो इस 243 अनुच्छेद में जो प्रोविज़न है वो लोकल गवर्नमेंट का है। इस तरीके से चीज़ें हैं। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी हम यही डिस्कशन कर रहे थे, कई बार सवाल ये पूछे जाते हैं, प्रस्तावना को लेकर के सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सवाल प्रस्तावना से संबंधित पूछे जाते हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहली बार एक तो ध्यान रखना है कि पहला सवाल आता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई केसेज आए थे। तो सबसे पहले वेरुवारी केस आया था 1960 में। इसमें न्यायपालिका ने बोला कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, और चूंकि जब ये संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि संसद को जो संशोधन की शक्ति दी गई है वो केवल संविधान में ही संशोधन करने की शक्ति दी गई है, संविधान से बाहर जाकर किसी चीज़ में संशोधन करने की शक्ति नहीं दी गई है। और दूसरी बात केशवन, लेकिन जस्ट केशवानंद भारतीवाद जो 1973 में आपको पता है आया था, बहुत फेमस बात था। इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो अर्थात अगर हम बात करें, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि प्रस्तावना, जब हम किसी मुद्दे पर ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा तो हम प्रस्तावना के जो आदर्श है, जो मूल्य है, उनके आधार पर डिसाइड करेंगे कि किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन, किसकी जो व्याख्या है किस तरीके से करनी है, तो वो हम प्रस्तावना के आधार पर करेंगे। सवाल ये भी रहता है कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। तो देखो, प्रस्तावना कोई बाध्यकारी तो है नहीं, साथ ही प्रस्तावना का अकेले का कोई महत्व नहीं है। प्रस्तावना को केवल किसी दूसरे संविधान के किसी भाग में निहित किसी प्रोविजन से जोड़ कर ही उसका महत्व आ सकता है, संविधान में इसका अकेला कोई महत्व नहीं, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा संशोधन की बात तो मैंने आपको बता दिया कि प्रस्तावना में संशोधन है वो किए जा सकते हैं अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विशेष बहुमत से। हालांकि बैरूवारी मामले में तो ये बातें नहीं थी, लेकिन केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, प्रस्तावना है उसमें संशोधन किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत से इसमें संशोधन किया जाएगा। बहुमत के 3-4 तरीके होते हैं, वो भी आपको बताएंगे कैसे होते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना विशेष बहुमत से। यानी विशेष बहुमत, ये कौन सा विशेष बहुमत है, इसमें है कि उपस्थित एवं मतदान का 2/3, ठीक है ना, साथ ही टोटल सदस्यों का बहुमत जो भी ज़्यादा हो वो बहुमत माना जाएगा, कितना, विशेष बहुमत। और आधारभूत ढांचे के कारण वर्तमान में इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल संशोधन नहीं किया जा सकता, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जाएगा जो आधारभूत ढांचे को इफेक्ट करता है। तो इसमें आपको पता है 42 में संविधान संशोधन किया गया था, और उसके अंतर्गत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, सेकुलरिज्म, है ना, सोशलिज्म
और एक बंधुता, अखंडता, इन शब्दों को जोड़ा गया था। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये अभी तक ध्यान रखना, प्रस्तावना में केवल एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। संविधान के बारे में कई स्टेटमेंट आते हैं कि संविधान की आत्मा, ध्यान रखना, ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा बोला है प्रस्तावना को, जबकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है आर्टिकल 32 को। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और संविधान की जन्म कुंडली भी इसको बोला गया। इसके बाद हम एक एक संविधान के पूरी प्रोविजन पाएंगे। थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि संविधान की कुछ इंपॉर्टेंट जो विशेषता है उनको भी साथ में हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करेंगे, क्योंकि उनसे सवाल डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं आपसे। लेकिन अब ध्यान रखना, आपको ये फैक्ट फिगर सारे आ गए इसमें कि संविधान नॉर्मली आपसे पता है जितने भी संविधान की चीज़ें हैं, संविधान का विकास है वो आ चुका है। इसके बाद आगे हम डिस्कशन करेंगे, एक एक अनुच्छेद पे पहुँचेंगे हम, आर्टिकल 1 से लेकर के, और आर्टिकल जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ तक उसमें जाएंगे और मेन आर्टिकलों को हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद संविधान का हम पढ़ेंगे संघ और राज्य क्षेत्र, और संघ और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आपको बताया भाग 1 में आते हैं और अनुच्छेद 1 से 4 तक के आते हैं। इसके आधार पर हम अब जल्दी थोड़ा आगे चलेंगे ताकि अच्छे से चीज़ें डिस्कशन की जाए। आज हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आप एक चीज़ जानेगा, कोई भी चीज़ अगर इसमें समझ में नहीं है तो अच्छे से पूछें, चीज़ को अच्छे से समझें। देखो एक बात ध्यान रखना, ये देखो फैक्ट है, फैक्ट को जब तक आप किसी कॉन्सेप्ट से नहीं जोड़ के पढ़ोगे, है ना, क्योंकि आपको पता है PCSC में फैक्ट पूछे जाते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि कोई भी फैक्ट इनसे बाहर नहीं जाएगा जहाँ तक संभावना है। बाकी तो ऐसा तो कुछ अनलिमिटेड होती चीज़ें, लेकिन अगर मान ले कोई फैक्ट इससे बाहर चल भी जाता है और यदि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है ना, तो कुछ आधार पे आप अनुमान लगा सकते हो आंसर का कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो इसलिए एक बार ज़रूर समझें इसको, सिचुएशन को जानें, समझें, और उसके आधार पर फिर आप इसको अच्छे से सॉल्व करें। तो इसी के साथ हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।